हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में। नार्को एनालिसिस टेस्ट, इससे पहले हमने इंटेरोगेशन मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था थर्ड डिग्री मेथड, रीड टेक्निक, पीस मेथड के बारे में। तो जो ये बाकी सारे मेथड्स तो फिर भी एक्सेप्टेबल हैं, बट जो थर्ड डिग्री मेथड यूज किया जाता था पुलिस के द्वारा पहले, कि सस्पेक्ट जो है कन्फेशन कर ले किसी भी जो भी, अगर उसने क्राइम किया है नहीं किया है, बट पुलिस का इतना ज्यादा टॉर्चर देकर वो पर्सन इनोसेंट भी होता है तो भी वो क्राइम को कन्फेस कर लेता है। तो जब ये चीज देखी गई और देखा गया कि पुलिस कस्टडी में काफी सारे डेथ होने लगे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज आई गई कि कोई एक ऐसा टेक्निक आना चाहिए जहां पर हम किसी को फिजिकल पेन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, बट हम क्राइम से रिलेटेड बातें उससे जान रहे हैं। तो वन ऑफ द टेक्निक इज नार्को एनालिसिस टेस्ट। इसके साथ साथ हम पॉलीग्राफ टेस्ट भी देखते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, यहाँ पर हम जो पर्सन है उसको हम कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें क्राइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस पर्सन से मिल सकती है अगर उस पर्सन को उस बारे में कुछ नॉलेज है तो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने एक इस स्लाइड में बताया है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि नार्को एनालिसिस टेस्ट होता क्या है। सेकंड, हम बात करेंगे ट्रुथ सीरम्स के बारे में कि क्या है ये ट्रुथ सीरम और कौन कौन से ट्रुथ सीरम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए जब आप किसी पर्सन का नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हैं, तो कौन सी वो टीम होती है, कौन उस टीम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो कि नार्को एनालिसिस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ पर हमें एरर देखने को मिल सकता है, कहाँ कहाँ पर ये नार्को एनालिसिस टेस्ट होते हैं, मतलब कौन सी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, किस जगह की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं जहां पर ये नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, क्या क्या लीगल मुद्दे हैं जो जुड़े हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट के साथ, और कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में भी हम जानेंगे जहां पर नार्को एनालिसिस टेस्ट का यूज करके हमने क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आगे डायरेक्शन हमको मिला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि नार्को एनालिसिस टेस्ट आखिर होता क्या है। तो ये होता है एक कीमो फिजियोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, जो कि हम क्राइम सस्पेक्ट में एडमिनिस्टर करते हैं ताकि उससे सच बात निकलवा पाए, ठीक है। क्राइम सस्पेक्ट मतलब जिस पर हमें शक है कि इस पर्सन ने क्राइम किया होगा और उसके पास क्राइम से रिलेटेड न्यूज है, उस पर्टिकुलर क्राइम सीन से रिलेटेड कोई न्यूज है, उसको पता है कि किसने मर्डर किया है या फिर एटलीस्ट उसको वेपन के बारे में पता हो। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जब हमें किसी पर्सन से जाननी होती है तो हम क्या करते हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कीमोफिजियोलॉजिकल टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। सेकंड बात क्या है, ये एक इन्वेजिव टेक्निक है। इन्वेजिव टेक्निक वो टेक्निक्स होती हैं जहां पर बॉडी को पंक्चर करके बॉडी के अंदर कुछ चीजों को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब ये इन्वेजिव टेक्निक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बॉडी के वेन्स को पंक्चर करके इसमें कुछ बार्बिचुरेट्स या फिर कुछ ड्रग्स होती हैं, वो हम इंजेक्ट कराते हैं एक सस्पेक्ट की बॉडी में, ताकि हम उससे जो चीजों को जानना चाहते हैं हम जान सकते हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट को हम ट्रुथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इससे हम सच पता कर रहे हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक है क्राइम डिटेक्शन के लिए, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक के साथ साथ ये हमारी हेल्प भी करता है किसमें, साइंटिफिक इंटेरोगेशन करने में, ठीक है। जहां हम पूछताछ करते हैं किसी क्रिमिनल से या सॉरी क्राइम सस्पेक्ट से, जब हम कोई पूछताछ करते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा इफेक्टिव एड जो हेल्प करता है वो ये ट्रूथ सीरम टेस्ट जो है करता है। जो टर्म नार्को एनालिसिस है ये दिया था हॉस्ले ने, और ये डिराइव किया गया था ग्रीक वर्ड नार्क से, ठीक है, जिसका मतलब होता है एनेस्थीसिया। So it is believed that if a person is administered a drug that suppresses his reasoning power without affecting memory and speech, he can be made to tell the truth. तो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर जो है नार्को टेस्ट जो है काम करती है, कि अगर हमारा ये मानना है कि अगर किसी पर्सन का हम रीजनिंग पावर को सप्रेस कर दें, यानी कि जहां से पर्सन किसी चीज को सोच रहा है, लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, उस पॉइंट को अगर हम सप्रेस कर दें,
बंद कर दें विदाउट अफेक्टिंग मेमोरी, मेमोरी को बिना कुछ अफेक्ट किए और स्पीच को बिना कुछ अफेक्ट करे, तो हम पर्सन से सच बुलवा सकते हैं। क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन अपनी बातों को मैनिपुलेट करता है वो बिकॉज ऑफ दिस लॉजिकल थिंकिंग, ये जो रीजनिंग की पावर है उसके पास, उसकी वजह से ही वो पर्सन झूठ बोल पाता है, चीजों को मैनिपुलेट कर पाता है। जब उसकी रीजनिंग पावर को ही सप्रेस कर दिया जाएगा तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा, चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और फाइनली जो भी उससे पूछा जाएगा वो उसका सच आंसर बताएगा। सो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं और वो ब्लड से सर्कुलेट होते होते ब्रेन पे जाता है और वहां पर जाकर वो क्या कर देता है, जो हमारा रीजनिंग के लिए जो ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वहां पर जाकर उसको कवर कर लेता है ताकि उस वाले हिस्से को जो है वो सप्रेस कर दे। अब इंटेरोगेशन पर्पस के लिए जो जनरली जिस ड्रग का यूज किया जाता है नार्को एनालिसिस टेस्ट में, उस ड्रग का नाम है सोडियम पेंटोथिल। ठीक है, यहाँ पर साइड में इसका हमने डायग्राम भी दे रखा है, इंजेक्शन का बॉटल दिखाया हुआ है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो बॉटल है, ये जो सोडियम पेंटोथिल, ये जो केमिकल है, ये जनरली नार्को एनालिसिस टेस्ट में बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं, बट हम जो यूज करते हैं जनरली वो सोडियम पेंटोथिल ही यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो ड्रग्स हैं, जो आगे मैं आपको ट्रुथ सीरम्स के नाम बताऊंगी। ठीक है, तो इन ड्रग्स को क्या कहा जाता है, ट्रुथ ड्रग कहा जाता है या ट्रुथ सीरम्स कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रुथ सीरम टेस्ट है। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, ये ट्रुथ सीरम टेस्ट है। तो ऐसे ही ये जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं ट्रुथ सीरम टेस्ट के लिए वो ट्रुथ ड्रग्स होते हैं या ट्रुथ सीरम्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने 5 कुछ ड्रग्स के नाम बताए हुए हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं, बट उनमें भी सबसे जो कॉमन यूज किया जाता है वो सोडियम पेंटोथिल है। इसके बाद आ जाता है आपका सोडियम अमाइटल, उसके बाद हायोसिन जिसे हम स्कोपोएलामीन भी कहते हैं, उसके बाद फिनोबार्बिटल है एंड सेकोनल है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बताई गई है कि रॉबर्ट हाउस जो है उनको फादर ऑफ ट्रुथ सीरम कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन गया कैसे भी उसने नार्को टेस्ट फॉलो कर लिया और उसको रिजल्ट्स को कोर्ट ने ऐसे ही एडमिसिबल कर लिया। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट के पहले, बाद में और ड्यूरिंग द नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो समझते हैं क्या क्या वो चीजें। सबसे पहला, आपको नार्को एनालिसिस टेस्ट करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि आप इस पर्सन पर, आप इस इंडिविजुअल पर नार्को टेस्ट एनालिसिस करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग जो है, आप जिस पर्सन के ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको उस पर्सन का एक कंसेंट लेना पड़ेगा, वो भी रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो पर्सन अपनी वॉल्यूंटरली, अपनी मर्जी से उस टेस्ट को करवाने के लिए रेडी है। थर्ड थिंग कि जिस पर्सन पर आप नार्को एनालिसिस टेस्ट करने वाले हैं उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं उनका डोज जो डिसाइड होता है वो डिपेंड करता है पर्सन के इंडिविजुअल हेल्थ पर। अगर पर्सन को डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो इस तरीके के पेशेंट्स को जनरली अवॉइड किया जाता है कि उनके ऊपर ये टेस्ट किए जाए। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये 3 चीजें जो हैं एटलीस्ट ये होनी चाहिए, अदरवाइज नार्को एनालिसिस टेस्ट आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो कौन कौन से टीम मेंबर्स होते हैं जो कि नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले एक होता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो पर्सन जो एनेस्थीसिया देगा। सेकेंड वन होता है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि पर्सन के नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है या फिर अगर उस दौरान उसको कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो उसको देखने के लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। थर्ड होता है एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, जिसका काम जो मेन होता है वो क्वेश्चंस पूछना होता है, जो क्राइम से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट पूछेगा। और एक ऑडियो वीडियोग्राफर होता है जो कि रिकॉर्ड करता है उस सभी स्टेटमेंट को जो कि नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान उस पर्सन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस पर्सन ने जो आंसर दिया है। ठीक है, तो उन सबको क्या करते हैं एक ऑडियो वीडियोग्राफ में फॉर द रिकॉर्ड पर्पज। अब नार्को एनालिसिस टेस्ट होता कैसे है, देखो इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है इंटरव्यू बिफोर द टेस्ट, उसके बाद आ जाता है आपका प्री नार्कोटिक स्टेज, थर्ड आपका आता है सेमी नार्कोटिक स्टेज एंड फोर्थ वन इज आपका पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू बिफोर द टेस्ट। ठीक है, इस स्टेज को हम प्री टेस्ट इंटरव्यू भी कहते हैं, जहां पर सब्जेक्ट को सारी बातें, इंफॉर्मेशन जो है बताई जाती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या प्रोसीजर रहेगा इस टेस्ट का, और आपको कंसेंट किस चीज का देना है। ठीक है, और उसके बाद
सब्जेक्ट से कंसेंट लिया जाता है और ये जो है यहाँ पर आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि उसको आइडिया हो और सब कुछ जानने समझने के बाद ही वो इस टेस्ट के लिए कंसेंट दे रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपका प्री नार्कोटिक्स स्टेज। यहाँ पर इस स्टेज में हम क्या करते हैं, सोडियम पेंटेथोल जनरली जो ड्रग है, मैंने कहा कि सोडियम पेंटेथोल का यूज किया जाता है, तो उस ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है? अब इस सॉल्यूशन का जो है 0.01% सॉल्यूशन जो है प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर में बनाया जाता है और एनेस्थेटिस्ट के द्वारा इंटरवेनसली मतलब वेन्स में आपको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है? सो जो ड्रग डोज होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब सभी पर्सन को इक्वल अमाउंट ऑफ डोज नहीं दिया जाता। अब ये डिपेंड किस पर करता है, पर्सन की एज पर, पर्सन के वेट पर, पर्सन के जनरल बिल्ड पर, ठीक है? इन चीजों को कंसिडर करते हुए पर्सन को वो ड्रग डोज दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सब्जेक्ट का जो मेंटल हेल्थ होता है और फिजिकल हेल्थ होता है अच्छा होना चाहिए नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए, ठीक है? अगर पर्सन किसी भी तरीके की बीमारी जैसे कि हार्ट हार्ट डिजीज से या फिर ब्लड प्रेशर किसी भी तरीके की अगर इस तरीके की प्रॉब्लम से अगर वो गुजर रहा है तो उस पर ये नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं करने की सलाह दी जाती है। सब्जेक्ट का जो हेल्थ होना चाहिए बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी स्टेट में होना चाहिए, ठीक है? इसके साथ साथ सब्जेक्ट जो है हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लीवर और किडनी प्रॉब्लम से फ्री होना चाहिए, यानी कि उसको इनमें से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। A female subject, in addition to being fit, should not be pregnant or lactating mothers at the time of narco interrogation। और जब हम बात करते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक फीमेल है तो ये जो ऊपर मैंने बातें बताई कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ठीक होना चाहिए, इनमें से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसके साथ दो चीजें और जुड़ जाती हैं जब सब्जेक्ट हमारी फीमेल होती है, जैसे कि वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात वो एक लैक्टेटिंग मदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज आता है वो आता है आपका सेमी नार्कोटिक स्टेज, जहां पर जो इंटरव्यू लिया जाता है बाय द फॉरेंसिक एक्सपर्ट, क्योंकि जब ये ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है सब्जेक्ट के तो वो एक ट्विलाइट स्टेज में आ जाता है, यानी ना वो ज्यादा कॉन्शियस है ना वो एकदम ही अनकॉन्शियस है, तो वो क्या है, एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है जहां पर वो चीजों को मैनिपुलेट करने में असक्षम होता है, ठीक है? मतलब वो चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब उस स्टेट पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू क्राइम सीन, रिलेटेड टू क्राइम, ठीक है? और इसी चीज को वो नोट करते हैं, तो वो आ जाता है आपका सेमी नार्कोटिक स्टेज में। उसके बाद आ जाता है आपका पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, मेमोरी चेक करते हैं कि पर्सन को जो है हिप्नोटिक स्टेट से वो बाहर आया या नहीं आया। इंडिविजुअल जो है वो अलाउड होता है कि वो जो भी उसने इंटरव्यू के दौरान बातें करी हैं, जो भी बताया है, इंफॉर्मेशन दिया है और जो भी उससे चीजें पूछी गई हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन वो इंडिविजुअल जान सकता है, ठीक है? नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ एरर होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि देर इज नो जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ नार्को एनालिसिस, कि नार्को एनालिसिस का कोई जनरल एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पे, मतलब जनरली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये कोर्ट में भी इसे एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में यूज किया जाता है, मेन एविडेंस ये नहीं होता, ठीक है? सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड थिंग, इसके इस टेस्ट के वैलिडिटी के कोई स्टेटिस्टिकल डेटा नहीं कि कितना ये वैलिड है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमारे पास कोई स्टेटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट नहीं है। थर्ड थिंग, ये बहुत मुश्किल है जानना कि जो सब्जेक्ट है वो सच में इंफॉर्मेशन जानता है क्राइम के बारे में या फिर वो सिंपली जो एग्जामिनर है वो जो चीजें पूछ रहा है उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जामिनर है अगर उसने पूछा उस सब्जेक्ट से कि आपने क्राइम किया है ना, तो अब उस पर्सन को क्योंकि इतना ज्यादा मतलब समझ नहीं पा रहा है वो चीजों को, तो वो क्या करता है कि जो चीजें हैं बस उसको हाँ 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 इस तरीके से कहे जा रहा है, तो वो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा इवेंट जो इस क्राइम में नहीं हुआ है लेकिन वो फेमिलियर है कुछ इसी तरीके के इवेंट्स से जो कि पहले कभी उसके साथ हुआ होगा, ठीक है? अब वो दो चीजों को मिक्स भी कर सकता है।
तो हो सकता है कि हम फॉल्सली किसी क्रिमिनल मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या हमें फॉल्स डायरेक्शन भी वो दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि देयर इज नो वे टू जज इफ द सब्जेक्ट इज टेलिंग मेड अप स्टोरीज इंटेंशनली और अदरवाइज, क्योंकि देखो डोज डिफरेंट होता है, पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। अगर वो पर्सन ऑलरेडी ड्रग एडिक्टेड है, ठीक है, तो उसको अगर हम तो कम डोज अगर उसकी बॉडी में रह जाएगा तो वो तो चीजों को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये जज करने के लिए कि जो पर्सन है वो स्टोरीज बना रहा है या अदरवाइज वो सही कह रहा है, या फिर इंटेंशनली स्टोरीज बना रहा है, या फिर वो सच कह रहा है। हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है इस चीज को जज करने का। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये नार्को एनालिसिस टेस्ट होते हैं। तो सभी लेबोरेटरीज में ये फैसिलिटी अवेलेबल अभी तक नहीं है। तो 2 स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं जहां पर नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाता है। सो सबसे पहला है बेंगलुरु में, कर्नाटका में एक एसएफएसएल है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और सेकंड है आपका गांधीनगर गुजरात में फॉरेंसिक साइंस लैब। तो ये 2 लेबोरेटरीज हैं जहां पर अभी तक ये नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए जाते हैं। अब बात करते हैं क्या लीगल मुद्दे जुड़े हुए हैं इसके साथ। 2010 में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया था। तो उसमें 5 बातें मेन हैं जो कि बताया गया कि नार्को एनालिसिस टेस्ट है, जो नार्को इंटेरोगेशन है, वो उसमें हमें सब्जेक्ट का कंसेंट बहुत जरूरी है। अगर सब्जेक्ट ने कहा कि उसको इस टेस्ट को नहीं देना है तो आप उसको फोर्सफुली वो चीज नहीं करवा सकते। ठीक है, नोबडी बी फोर्स टू अंडरगो द टेस्ट इनवॉल्यूंटरली। अगर किसी का मन नहीं है उस टेस्ट को कंडक्ट करवाने का, मतलब उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। थर्ड थिंग क्या बताई गई कि जो भी हम एविडेंसेस, जो भी हम नार्को इंटेरोगेशन से जो भी एविडेंसेस हम कलेक्ट करेंगे, वो सभी एविडेंसेस अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, जहां पर ये मेन एविडेंस नहीं होगा, ये कोरोबोरेटिव एविडेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये कराए क्यों जाते हैं? ये इसलिए कराए जाते हैं ताकि हमें एक लीड डायरेक्शन मिल पाए क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, तो जनरली हम वहां पर नार्को एनालिसिस टेस्ट कराते हैं जहां पे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि एटलीस्ट हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो उस स्टार्ट को देने के लिए हम नार्को एनालिसिस टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो थर्ड डिग्री मेथड्स से हम इनवॉल्यूंटरी इंटेरोगेशन लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जहां पर हमने उसको क्या करा, मार पीट के उसका कंसेंट ले लिया कि भाई तुमको इसमें साइन करना पड़ेगा और तुम अपना नार्को एनालिसिस टेस्ट दो, तो वहां पर इस तरीके के थर्ड डिग्री मेथड को कोर्ट कभी भी मानता नहीं। सो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी पर्सन जो है अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है वॉलंटरी कह रहा है कि हाँ मैंने ही क्राइम कमिट किया है, तो उसके पास ये पावर है कि वो अपने आप को मतलब अपने खिलाफ गवाही ना दे। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, आपको उसके अगेंस्ट एविडेंसेस लेकर आने पड़ेंगे और आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आप उस पर्सन को नहीं फोर्स कर सकते कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दो। सो इसे कहते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्लियामेंट जो है, क्योंकि अभी हमें पता है कि ये जो एविडेंसेस हैं ये कोरोबोरेटिव एविडेंसेस हैं, ये मेन एविडेंस नहीं है, ये हमें इन्वेस्टिगेशन में लीड की तरह काम करते हैं, मतलब एक लीड देते हैं, एक डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो अगर ये सक्सेसफुल इनका रेट रहा तो हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस को देखते हुए हम इंटरेस्ट को एडमिसिबल बनाने के लिए जो है लॉज बनाएंगे। पार्लियामेंट ने ऐसा कहा। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ लॉज बनकर नहीं आए हैं। इसका जो सक्सेस रेट है वो 94 या 96% के अराउंड रहता है। तो क्योंकि अभी हमने ये बात कही है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए, मगर एक बेगुनाह को जो है फांसी नहीं लगनी चाहिए, या एक बेगुनाह जो है फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप है, इसका सक्सेस रेट में थोड़ी सी कमी है, इस वजह से, क्योंकि इसका 100% सक्सेस रेट नहीं है, इसीलिए इसको काफी जगह ये कहा गया है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, एडमिसिबल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है डिबेट्स होती रहते हैं टाइम टू टाइम। पास्ट में कुछ ऐसे केसेस हमको देखने को मिले हैं जहां पर नार्को एनालिसिस टेस्ट इंप्लीमेंट किए गए हैं और हमें सक्सेस रेट देखने को मिला है, इन्वेस्टिगेशन में हमें लीड देखने को मिली है। सो इनमें से कुछ फेमस जो केसेस हैं, मैं 3 वो केसेस आपको डिस्कस करती हूँ। पहला है आपका बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट 1993 का केस। सेकंड आपका आता है स्टैम्प पेपर स्कैम
थर्ड वन इज निठारी सीरियल मर्डरर्स, ठीक है। तो ये 3 सक्सेस स्टोरीज है जहां पर हमने नार्को एनालिसिस टेस्ट परफॉर्म किया और हमें इन्वेस्टिगेशन में लीड मिली। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको इन ये जो हम मैंने 3 लास्ट अगर आपको इन ये जो लास्ट मैंने 3 सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करी इनको डिटेल में समझना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊं आपको इसके बारे में डिस्कशन हम कर सकते हैं उस वीडियो के अंदर। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द रिलेटेड PDF एंड स्टडी मटेरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।